किसे बोलते हो ड्यूरेबिलिटी? किसे बोलोगे ड्यूरेबिलिटी? हिंदी में क्या बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी को? कि कोई चीज कितनी टिकाऊ है, ज्यादा समय तक टिकाऊ। जैसे फर्नीचर ड्यूरेबल है तो ज्यादा टिकाऊ है। तो टिकाऊ होने का मतलब क्या है कि काम आ रहे हैं, मतलब यूज कर सकते हो आप अच्छे से, ठीक है। कितनी सर्विसेबल कितने हैं, मतलब कब तक आप यूज कर पाओगे। तो उसी तरीके से कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक्सटर्नल वेदरिंग कंडीशंस को रेजिस्ट करते हुए, उनको रेजिस्ट भी करना है, उसी के साथ में जो रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है उनको भी मेंटेन करते हुए जो चलती है कंक्रीट, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेबिलिटी। मतलब जरूरी है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो, उसी के साथ में जो उसकी रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। अगर ऐसा कर पा रही है कंक्रीट तो वो क्या है? ड्यूरेबल। जैसे एक्सटर्नल वेदर कंडीशन को रेजिस्ट करने के चक्कर में जंग लग गया लोहे में, ठीक है। अब जंग लग गया तो लोहे में जैसे जंग लगता है वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स आने के बाद में जब पानी होगा वो ऊपर से सीप करने लग जाएगा। तो वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं किया उसने, ठीक है। तो बाहरी वातावरण के या एक्सटर्नल वेदरिंग एक्शंस को रेजिस्ट करते हुए कंक्रीट जो अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखती है, उसको हम उसकी ड्यूरेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये डेफिनेशन। फिर जैसे हमने वर्केबिलिटी की डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी पढ़ी थी, वैसे ही ड्यूरेबिलिटी को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है एक्सपोजर कंडीशंस के अनुसार। एक्सपोजर कंडीशन का मतलब यह है कि वो जो स्ट्रक्चर एलिमेंट है वो बाहर के किस तरह के वातावरण के कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे ये अंदर की जो सारी चीजें हैं, जैसे बीम कॉलम स्लैब है, यह है प्रोटेक्टेड में, बाहर बारिश हो आंधी आए कुछ भी हो जाए इस पर कोई उस बाहरी वातावरण का फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये प्रोटेक्टेड वाला कंडीशन है। तो सबसे सेफ तो यही होगी। फिर जैसे ही बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में आएगा तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर नॉर्मल रेनफॉल होता है तो वो अलग कैटेगरी है, ऐसी जगह है जहां पर रेनफॉल ज्यादा होता है तो वो अलग कैटेगरी है, ऐसी जगह चली गई जहां पर सी वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो अलग लोकेशन है, या फिर ऐसी जगह पर लगी हुई है जहां पर डायरेक्ट केमिकल के कांटेक्ट में है। तो जैसे ऐसा आरसीसी का टैंक है जो पानी भरने के लिए काम में नहीं आ रहा लेकिन किसी पर्टिकुलर केमिकल के लिए काम में आ रहा है, तो वो और हार्मफुल होगा। तो इस तरीके से जो कंडीशंस बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग एक ड्यूरेबिलिटी की एक्सपोजर कंडीशन से काफी, उन एक्सपोजर कंडीशंस के लिए मिनिमम ग्रेड कितनी रखनी है, मिनिमम सीमेंट कितना होना चाहिए, कवर आपको मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखना है, इसकी एक टेबल है। तो जैसे हमने वर्केबिलिटी की टेबल बनाई थी वैसे यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे ड्यूरेबिलिटी की, तो उस पर से भी क्वेश्चंस आएंगे। अलग अलग एक्सपोजर कंडीशंस के एग्जाम्पल ध्यान रखना है और उन एग्जाम्पल के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी रखनी है, कवर कितना रखना है, तो वो चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो पहले ड्यूरेबिलिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, नहीं वो रेंज होती है, एक पर्टिकुलर फिक्स तो कुछ नहीं है, रेंज है। 2 भी हो सकता है और 1.6 भी हो सकता है। तो अगर 2 मानेंगे तो आधा हो गया है ना, और 1.6 मानोगे आप, हाँ तो 0.6 हो गया, तो उसके बीच में कहीं आंसर होता है फिर उसमें, ये होता है। हाँ तो हो सकता है ना, देखो सही पूछ रहे हैं आप, जरूरी नहीं है कि आपसे एफटी दे करके एफसीआर पूछा जाए, आपको एफसीआर दे करके एफटी भी पूछ सकते हैं। तो हमने तो लिख लिया ना 2 से 1.6 के बीच में रेंज है, तो उस रिलेशन को यूज करके आप निकाल सकते हो। रेंज है लेकिन क्योंकि आप पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं बोल पाओगे। जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि 1/10 होती है लगभग टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव की, तो इसका मतलब थोड़ी कि पूरी 1/10 ही होगी, वैसा ही दुगनी भी हो सकती है 1.6। तो अपोजिट ले लोगे तो अब ऑप्शन किस हिसाब से वो उस पर डिपेंड करेगा कि 0.5 है या 0.62 है। तो उसमें दोनों नहीं मिले होंगे, लेकिन मिल रहे थे क्या? हाँ तो कोई एक से मिलेगा ऑप्शन, 2 से मिलेगा या 1.6 से मिलेगा, दोनों से तो नहीं मिल सकता ना, तो 2 से मिलेगा या 1.6 से मिलेगा। तो ड्यूरेबिलिटी को हम डिफाइन करने वाले थे, तो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है वो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ड्यूरेबिलिटी के एक्सपोजर कंडीशंस देखेंगे। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में बी durability of concrete may be defined as durability of concrete may be defined as the ability of concrete durability of concrete may be defined as the ability of concrete
to resist. Durability of concrete may be defined as the ability of concrete to resist weathering actions, durability of concrete may be defined as the ability of concrete to resist weathering actions while maintaining its desired engineering properties. Weathering actions while maintaining its desired engineering properties. इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हुए एक्सटर्नल वेदरिंग एक्शंस को रेजिस्ट करने की जो क्षमता है कंक्रीट की, उसको उसकी ड्यूरेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि रेजिस्ट तो कर लिया पता चले, लेकिन जो काम के लिए बनाई गई थी वो कंक्रीट वो काम ही फुलफिल नहीं कर पा रही, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे पास क्राइटेरिया है कि हमें किस टाइप की कंक्रीट यूज करनी चाहिए और किस तरीके से यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोजर कंडीशंस डिफाइन है। तो माइल्ड से स्टार्ट होते हुए वेरी सीवियर तक जाएंगे। माइल्ड हाँ एक्सट्रीम में माइल्ड, माइल्ड के बाद में मॉडरेट, ठीक है, फिर सीवियर, वेरी सीवियर, फिर एक्सट्रीम। ठीक है, तो माइल्ड के क्या एग्जांपल है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया? तो एक्सपोजर कंडीशंस, इसके एग्जाम्पल मिनिमम ग्रेड, ऑफ कंक्रीट, मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। बाकी सबकी तो मिनिमम रेंज है और वाटर सीमेंट रेशियो की मैक्सिमम वाली रेंज है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है ना तो स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, हाँ ये अभी आरसीसी के लिए देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जो भी टेबल है ये आरसीसी के लिए है, उसमें 2 टेबल दी हुई है, तो आरसीसी वाली टेबल देखेंगे हम। पीसीसी वाली टेबल आईएस कोड में है तो उससे वैल्यूज लिख देंगे, अभी मेरे पास कोड है। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो एक्सपोजर कंडीशंस में सबसे फर्स्ट वाली है हमारी माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के एग्जांपल होंगे ये जो जिस वातावरण में आप बैठे हुए हो इसमें जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, ऐसी जगह है जहां पर वेदर का कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होगा प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर। और इसके लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो है M20। मिनिमम नॉमिनल कवर, ये नॉमिनल कवर क्लियर कवर को ही बोलते हैं। mm। मिनिमम सीमेंट कंटेंट आप लोगे 300 kg पर मीटर क्यूब।
प्रति मीटर 1 मीटर क्यूब की कंक्रीट बनाने के लिए 300 केजी सीमेंट आपको लेना ही है। 300 केजी का मतलब 6 गट्टे। और वाटर सीमेंट रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू है 0.55। फिर दूसरा वाला कंडीशन है आपकी मॉडरेट। सेकंड मॉडरेट, और मॉडरेट में आएगा जस्ट बाहर वाली, सब्जेक्टेड टू नॉर्मल रेनफॉल। नॉर्मल का मतलब ज्यादा रेनफॉल नहीं होती है, एवरेज वाली जो केस है, तो सब्जेक्टेड टू नॉर्मल रेनफॉल। सब्जेक्टेड टू नॉर्मल रेनफॉल। दूसरा वाला आएगा यहां पर परमानेंटली सबमर्ज्ड इन नॉर्मल वाटर में परमानेंटली सबमर्ज्ड। नॉर्मल का मतलब नॉन एग्रेसिव। नॉर्मल जो सिंपल वाला वाटर है, जैसे रिवर वाटर, नदी का जो पानी है उसका कोई पियर होगा, और वो पियर का वो पोर्शन या फिर पियर का फाउंडेशन हो गई जो पानी में ही डूबी रहेगी हमेशा, तो परमानेंटली सबमर्ज्ड इन नॉर्मल वाटर। और तीसरा वाला आएगा इसमें कि जो फाउंडेशन है, अब सोइल, अब जो फुटिंग है जो सोइल के अंदर रहेगी, तो सोइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगी। तो ऐसी फाउंडेशन जिसकी सोइल जो जिस मतलब ऐसी फाउंडेशन कंक्रीट की जिसकी जो आसपास वाली सोइल है उसके अंदर कोई नॉन एग्रेसिव, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा एग्रेसिव केमिकल नहीं है, सिर्फ ज्यादा क्या है, मॉइस्चर, तो वो भी मॉडरेट में आता है। तो फाउंडेशन इन नॉन एग्रेसिव सोइल, फाउंडेशन इन नॉन एग्रेसिव सोइल। तो इस केस में M25 हो जाएगा, M20 से। कवर जो है वो आपका 30 हो चुका है, सीमेंट कंटेंट सेम है, और जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो भी आपका कम हो गया 0.5। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, फिर सीवियर, थर्ड वाला। सीवियर, ठीक है। तो इन वर्ड से काफी वाकिफ हो आप। माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स, सीवियर, कोविड वाले, है ना। एक्सट्रीम उसमें कुछ होता नहीं था एक्सट्रीम का डिफाइन ही नहीं था, वेरी सीवियर फिर फ्री, तो आपने वो चीज निकाल ली तो आप उससे भी खुश हो। सीवियर, सीवियर में एक तो कोस्टल एरिया वाले, कोस्टल एरिया जैसे मुंबई, बिल्कुल समुद्र के किनारे नहीं है लेकिन समुद्र से जो हवाएं आती है, जो उसके अंदर के सॉल्ट्स हैं उनको लेकर के आएगी। तो मुंबई में अगर आप जाके देखोगे तो बिल्डिंग्स का डिटोरेशन थोड़ा सा ज्यादा तेजी से होता है, काला काली सी ऐसी। कभी जाओगे मुंबई तो देखना, मतलब यहाँ के बिल्डिंग्स जितनी कलरफुल और क्लीन दिखेगी उतना वहां पर नहीं दिख पाती है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया में आ गई। ठीक है, फिर ये आएगा जो परमानेंटली सबमर्ज वाली कंडीशन थी, वो पहले नॉर्मल वाटर में थी, अब आपकी सी वाटर वाली हो जाएगी। थर्ड वाला है जो इससे पहले वाला नॉर्मल वो रेनफॉल के कांटेक्ट में आ रहा था, वो यहां पर हैवी रेनफॉल हो जाएगी, सब्जेक्टेड टू हैवी रेनफॉल।
सब्जेक्टेड टू हैवी रेनफॉल। और इसमें एक और आएगा, मतलब दो चीजें और है। अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग इन नॉर्मल वाटर। और फिफ्थ वाला है ओकेजनल फ्रीजिंग, कि कभी कभी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। और अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग इन नॉर्मल वाटर, तो जो जैसे मान लो कोई ऐसा टैंक है जो रोज खाली हो जाता है, रोज फिल हो जाएगा, तो अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग हो रहा है, लेकिन वाटर कैसा होना चाहिए उसमें, नॉर्मल। जस्ट जैसे ही ये सी वाटर हो जाएगा तो वो इससे सीवियर से वेरी सीवियर वाला केस होगा। तो इसका क्वेश्चन आता है, देखो ये इसमें जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना वो M30 है, तो एक क्वेश्चन बन गया और वो हर बार आता रहता है कि सी वाटर में कंक्रीट करनी है तो मिनिमम ग्रेड कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ से आया, तो M30। कवर अब आपका बढ़ चुका है, कवर हो चुका है 45। सीमेंट कंटेंट भी बढ़ चुका है, वो 320 हो चुका है। और ये है 0.45। सीवियर के बाद अगला वेरी सीवियर। वेरी सीवियर में फर्स्ट वाला है आपका एक्सपोज्ड टू सी स्प्रे। मतलब पहले तो कोस्टल एरिया था, अब बीच पे चली गई बिल्डिंग, ठीक है। पहले तो कोस्टल एरिया था, अब वहीं समुद्र पे ये तो स्प्रे लगता रहता है, जो थोड़ा पानी आएगा आएगा फिर जाएगा। अब इसमें देखो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अलावा और भी ऐसे स्ट्रक्चर है जो कंक्रीट के बनते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में पूछा था कि सर जब कंक्रीट को इतना ही नुकसान है तो वहां बिल्डिंग क्यों बनाते हो। तो कंक्रीट जरूरी नहीं है कि आप घर बनाने में यूज में ले रहे हो, और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे कोई पोर्ट वाला एरिया है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, तो वो वहां पे उसका भी कुछ स्ट्रक्चर तो बनेगा, तो वो कंक्रीट का हो सकता है। तो उस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो एक्सपोज्ड टू सी स्प्रे, बौछार लग रही है मतलब, ठीक है। और क्या आएगा फिर, ये अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग आ जाएगा आपका समुद्र वाले। वो तो वो सेम ही है, जैसे स्प्रे लग रहा है समुद्र का, तो कोई कंक्रीट का तो उस पर पहले स्प्रे लगा तो थोड़ा गीला हो गया, फिर वो चला गया थोड़ी देर तक के लिए, फिर वापस से सूख गया, तो वो एक ही चीज है, ठीक है। तो अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग इन सी वाटर। और एक इसमें आएगा इसका ओकेजनल वाले का अगली स्टेज की परमानेंटली फ्रीजिंग, ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर हमेशा ही 0 से कम रहता है। ये परमानेंटली फ्रीजिंग, ठीक है। तो अब ग्रेड और बढ़ चुकी है, M30 और कवर 50। कवर हो गया आपका 50। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, M35। M35 ये हो जाएगा 50, 340, और जो वाटर सीमेंट रेशियो 0.45। ये तो एकदम याद कर रखा है, एकदम परफेक्ट है। क्या सही है, बढ़िया है। जो पीछे तक बातें होती है वो आगे तक भी आनी चाहिए, ताकि कुछ कम्युनिकेशन हो पाए। तुम पीछे हंस के रह जाते हो, पता चले बुराई कर रहे हो। का गला भी दुखा था, हाँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, मतलब तो सिंसियर स्टूडेंट है, पहले से जानकारी है। वेरी सीवियर, और ये फोर्थ था है ना, लेकिन फिफ्थ वाला हमारा एक्सट्रीम।
एक्सट्रीम में एक तो आएगा टाइडल जोन, कि डायरेक्ट टाइड्स के कांटेक्ट में है। टाइडल जोन मतलब टाइड्स इसको बोलते हैं, जो ज्वार भाटा जो आता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा मून का और सन का, उसकी वजह से जो समुद्र का पानी जो उसकी हाइट रेज हो जाती है ना, उसको टाइड बोलते हैं। तो टाइडल जोन है या तो एग्रेसिव केमिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में, कोई टैंक के आपने ऐसा बना दिया जो पानी भरने के काम में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ऐसे केमिकल्स आप फिल करते हो जो नुकसानदायक है, तो सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव केमिकल्स होते हैं। मतलब जरूरी थोड़ी हर टैंक आप पानी के लिए बनाओगे, केमिकल्स के लिए बना सकते हो। तो वो ऐसा अगर टैंक है तो सब्जेक्टेड टू एग्रेसिव केमिकल्स। तो इसमें ये हो जाएगा आपका M40 75 360 नाइस, और 0.4 ये है। तो जैसे इसने याद रखी है वैसे आपको याद रखनी सारी। ये नजर आ रहा है या इसको ठीक है? लिख लिया क्या? इस पे 2 लाइन और लिख लेना। एक तो इसको स्टार, और इसके लिए मैं हैश बना रहा हूं। जो स्टार वाला है उसको 20 को हम 15 भी कर सकते हैं अगर हमारा रीइंफोर्समेंट का डायमीटर 12 mm या उससे कम है। एक तो ये होता है डिफरेंस। तो ये स्टार के लिए 20 mm कैन बी फॉर डाया लेस देन इक्वल टू 12 mm और लेस। और ये जो 45 वाला था इसको 40 कर सकते हैं जब हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट 35 मतलब M35 या उससे ज्यादा होगी। M35 और हायर। तो प्लेन सीमेंट वाली जब आप टेबल बनाओगे तो उसमें एक्सपोजर कंडीशन के एग्जाम्पल तो लिखने नहीं है, सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। तो वो कोडल प्रोविजन ही है। कवर कवर 20 mm के कवर को 15 mm तक हम रिड्यूस कर सकते हैं जब डायमीटर हमारा 12 mm या उससे कम हो। वो जिस पर स्टार मार्क किया वो देखो ना।
ये मिनिमम ग्रेड, मिनिमम कवर, वाटर सीमेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो। माइल्ड अगर है तो माइल्ड के लिए तो कुछ ग्रेड ही नहीं दी है, कुछ भी यूज़ कर लो, इसलिए 7.5 यूज़ करते हैं। मतलब कुछ माइल्ड के लिए कोई ग्रेड का क्राइटेरिया ही नहीं है पीसीसी के लिए, ठीक है। और जो मिनिमम कवर है, कवर इसमें कुछ मेंशन नहीं, और पहली बात पीसीसी में कवर किस चीज़ का, ठीक है, पीसीसी में कवर नहीं होगा, आरसीसी में होगा। तो कवर वाला मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। और जो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो 220 है, और वाटर सीमेंट रेशियो आप ले सकते हो 0.6 तक, ठीक है, कवर नहीं होगा ना पीसीसी में। और माइल्ड के बाद में मॉडरेट, मॉडरेट में दे दिया फिर भी कि भाई ठीक है M15 तो यूज़ करो, ऐसा भी क्या है। और जो सीमेंट कंटेंट है वो 240, और ये आपका सेम। फिर सीवियर आ जाएगा इसके बाद, सीवियर में थोड़ा सा और आगे तक M20 तक यूज़ कर लो, और 250, 0.5। अगला वाला M20 है, ये भी है ना, 260, 0.45। और एक्सट्रीम M25, 280 और 0.4। ठीक है, तो ये ड्यूरेबिलिटी है। तो ये सिंपल डेटा है, आप 3-4 बार टेबल को खुद से बनाओगे या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, आसानी से याद किए जा सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट को याद भी है, तो मतलब प्रैक्टिकली ऐसा हो गया कि उसको याद हो सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा मोटिवेशन रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में मतलब ये हमारे हार्ड एंड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। बट एक टॉपिक है इससे रिलेटेड कि जब कंक्रीट आती है, कहीं कंक्रीटिंग अगर होती है तो उस कंक्रीट की टेस्ट भी किया जाता है साथ के साथ, ठीक है। तो जो टेस्ट करने के लिए हम क्यूब बनाते हैं, या फिर वो जो क्यूब से रिजल्ट्स आते हैं, तो उन रिजल्ट्स के डेटा को एनालाइज करके हम उस कंक्रीट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज हैं। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज देखेंगे। तो देखो, जो कंक्रीट साइट पर हो रही है उसी समय उस पे से क्यूब बनाए जाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लो कि आप काम करवा रहे हो, इस जगह का आपने काम करवाया, तो इसमें कॉलम में, स्लैब में, बीम में, जैसे मान लो एक दिन कॉलम की सारी कंक्रीटिंग फिल होने वाली है, तो वो जो कंक्रीट फिल हो रही है ना, उसी से क्यूब बनाए जाते हैं, और उन क्यूब्स को फिर टेस्ट करके देखते हैं कि जो स्ट्रेंथ बोली गई थी वो मिली है या फिर नहीं मिली है। ये प्रैक्टिस होती है डिपार्टमेंट्स की। तो अगर आपको जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए थी वो नहीं मिलती है तो वो बिल रुक जाता है, ठीक है।
मतलब और कोई सॉल्यूशन नहीं है। कंक्रीट जो हो गया साइड पे उसी से ही क्यूब बना करके हम स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 2-4 दिन पहले एक अलग से कंक्रीट बना के दिखा दी और उसको चेक कर लिया। ठीक है, तो मतलब ये पूछा भी था क्लास में किसी ने कि सर ये कैसे हो सकता है, तो इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। क्योंकि जैसे खराब कंक्रीट भी अगर हो जाती है तो उसका पता भी कब चलेगा, मतलब कंक्रीट की अगर स्ट्रेंथ आपको प्रॉपर नहीं मिली है तो उसका पता कब चलने वाला है, जब आप क्यूब को टेस्ट करोगे। कास्ट तो हो गया, ठीक है, तो फिर वो टेस्ट के रिजल्ट से देखते हैं कि सामने वाले को बिल पे करना है या फिर नहीं करना है। बट टेस्टिंग एक ऐसी चीज है जो जो बनी इसलिए कि चीजों को पास किया जाए। अब तो टेस्ट होते ही इसलिए कि पास कर दे चीजों को, क्योंकि टेस्टिंग का जो रिजल्ट है उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा कि यार हमारे टेस्ट में तो पास हो रही है, अब क्या करें बताओ। क्योंकि टेस्टिंग मतलब मान लो कि ऐसे ही टेस्ट कर करके रिजेक्ट करने लगे तो फिर तो काम ही नहीं होगा। तो टेस्टिंग होती इसलिए कि चीजों को पास कर दें। जैसा आपने टेस्ट करा है डेंगू का, किसी टेस्ट रिजल्ट में डेंगू पॉजिटिव आ रहा है, किसी में नेगेटिव आ रहा है, तो आप पॉजिटिव वाले से लड़ोगे नहीं कि मेरा क्यों पॉजिटिव आया, उसने कहा मेरे तो आया। और नेगेटिव वाले से भी नहीं लड़ोगे कि यार उधर तो पॉजिटिव आ रहा तो नेगेटिव बोल रहा, तो वो बोलेगा मेरे तो नेगेटिव आया, मैं क्या करूँ। तो टेस्टिंग होती है इसलिए कि चीज़ें पास हो जाए। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम देखेंगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, किसी चीज को एक्सेप्ट करने की क्या क्या क्राइटेरिया है, वो चीज हमारी क्या है, कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट को एक्सेप्ट करने की क्या क्या क्राइटेरियाज है, तो ये पढ़ने से पहले टेस्टिंग किस मेथड से करते हैं और कोई भी कंक्रीट आएगी तो उससे कितने क्यूब आप बनाते हो, वो उसके लिए भी आईएस कोड स्पेसिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी से हमने क्यूब कास्ट कर दिए। तो वो डिपेंड करेगा कि उस कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है, कितने वॉल्यूम की कंक्रीट आपकी साइट पर होने वाली है, उस वॉल्यूम के आधार पर ये डिपेंड करेगा कि कितने क्यूब्स आप कास्ट करोगे। ठीक है, तो जैसे ऐसा बोला जाए कि वन, मतलब जो स्पेसिमेन होता है वो आपका होता है एक क्यूब के बराबर। मतलब एक अकेला क्यूब, इंडिविजुअल क्यूब जिसको मशीन में रख करके तोड़ने वाले हैं, वो कहलाता है स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन तो होता है 1 क्यूब, mm। स्पेसिमेन होता है 1 क्यूब। और जो सैंपल होता है कि हमने कंक्रीट का सैंपल लिया तो उस एक सैंपल में 3 क्यूब होने चाहिए सेम कंक्रीट मिक्स से। ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रक आया लेते हो तो उसको एक सैंपल बोला जाता है। ठीक है, तो 1 सैंपल इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ क्यूब्स। और फिर इसमें अगर कभी ग्रुप की बात आती है तो ग्रुप में होते हैं नंबर ऑफ क्यूब सैंपल्स, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स मिला करके बन जाता है ग्रुप। तो ग्रुप जो होता है ठीक है, तो ये कितने सैंपल आपको लेने हैं वो डिपेंड करेगा कि आपकी कंक्रीट की जो वॉल्यूम है वो कितना है या क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। तो उसकी एक टेबल दी है कोड में, आईएस कोड में है ये क्लोज नंबर, मतलब 15.2.2 है। तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, और उस हिसाब से नंबर ऑफ सैंपल्स। तो कंक्रीट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सैंपल्स।
एक एम क्यूब से 5 एम क्यूब तक की अगर कंक्रीट है तो उसमें हम एक सैंपल लेंगे। एक सैंपल का मतलब क्यूब कितने लेने पड़ेंगे हमें, लेकिन 3, तो वो दोनों भी पूछे जा सकते हैं। तो 1 सैंपल, और इसका मतलब क्या हो गया, 3 नंबर ऑफ क्यूब्स। तो 3 क्यूब आपको कास्ट करने हैं। फिर इससे आगे जाएंगे 6 to 15, तो यहां पर सैंपल बढ़ जाएंगे। तो 2 सैंपल है तो एक में 3, तो 2 में 6, 6 नंबर ऑफ क्यूब्स। अब ये क्वांटिटी कहां से आएगी, जितना टोटल कंक्रीट आपकी साइट पर होगा वही क्वांटिटी है ये। और वो कैसे निकालोगे, वो तो ड्राइंग पता कहां से होगा। हाँ कैसे, हाँ ड्राइंग के हिसाब से निकालोगे ना। कॉलम है तो उसकी लेंथ विड्थ हाइट इतना वॉल्यूम, बीम है तो उसकी भी लेंथ विड्थ हाइट, ऐसे ही आपकी फाउंडेशन, तो वो तो ड्राइंग से निकलेगी। तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको नंबर ऑफ सैंपल्स लेने हैं। 60 to 30, 16 to 13, 30 एम क्यूब। तो सैंपल एक एक करके बढ़ रहा है। 9 नंबर ऑफ क्यूब्स। कहां तक, 50, 4, 12। ये आगे वाला मैं इसलिए लिखा रहा हूं, कई बार ऐसा कंफ्यूज कर देते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स। अब 50 से जितने भी ज्यादा है, मतलब इसके बाद में अब प्रति 50 आप बढ़ जाओगे तो एक एक सैंपल बढ़ेगा। हाँ 4+1 होता जाएगा, एक एक बढ़ता जाएगा। तो जैसे क्या हो गया 50, 50 से एक ज्यादा हो गया, मतलब 100 तक हो गए हमारे 5, फिर 150 तक हो जाएंगे 6। तो उस गिनती से आपको कई बार ऐसे आ जाएंगे, कोई सी भी एक वैल्यू दे देंगे तो आपको निकालना होगा, ठीक है। तो 51 एम क्यूब एंड अबव, 4+1 सैंपल फॉर पर 50 एम क्यूब एक्स्ट्रा। या फिर थोड़ा सा कोड वाली लैंग्वेज में लिखाता हूं मैं। (4+1) एडिशनल sample for each additional (50 MQ). ठीक है, इसमें फिर नोट डाल के एक चीज और लिखी हुई है कि एटलीस्ट 1 सैंपल शैल बी टेकन फ्रॉम ईच शिफ्ट वेयर कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड एट कंटिन्यूअस प्रोडक्शन यूनिट सच एज रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट। मतलब क्या होगा कि आरएमसी से आपके घर पे कंक्रीट आ रही है, तो एक जो ट्रक होता है ना ट्रांजिट मिक्सचर, उसमें से एक सैंपल तो लेना ही है, क्योंकि उसका एक ट्रक में जो कंक्रीट फिल हो रखी है, फिर अगले में जो आएगी तो वो उन दोनों में भी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ट्रक के अंदर कितनी देर तक वो कितनी दूरी से आ रहा है या बीच में कहीं जाम में फंस गया, तो उन दोनों में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो एक अगर कंटिन्यूस प्रोडक्शन है तो एक ट्रक से एक तो लेना ही है सैंपल, ये भी लिखा है। तो वैसे भी वो 7 एम क्यूब का होता है जो उसके अंदर कंक्रीट आती है ना। हाँ 7 का 6 का 7 का याद है मेरे को। हाँ तो वो उसी रेंज का ही होता है जिसमें एक सैंपल लेते हैं, है ना। ट्रांजिट मिक्सचर बोलते हैं उसको, एजीटेटेड मिक्सचर भी बोलते हैं। तो उसमें से एक जरूर लेना है, ठीक है।
तो ये तो होगी बात सैंपल की कैसे लेना है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर सैंपल को एक्सेप्ट किया जाए या नेग्लेक्ट किया जाए, मतलब रिजेक्ट किया जाए। जरूरी नहीं है कि आपने सैंपल लिया और उससे जो स्ट्रेंथ निकाली वो आपके काम की है। कई बार क्या होता है सैंपल को रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, जब आप एक ही कंक्रीट से 3 सैंपल बना रहे हो तो उनकी स्ट्रेंथ में ज्यादा वेरिएशन थोड़ी आना चाहिए, हाँ? क्यों आएगा? जब एक ही कंक्रीट से आपने सैंपल लिए हैं तो ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आएगा। तो अगर वेरिएशन ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब ये कि आपने क्यूब बनाते समय क्वालिटी कंट्रोल को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया। तो वो वेरिएशन कितना होना चाहिए कि एक सैंपल की जो एवरेज स्ट्रेंथ है उस एवरेज स्ट्रेंथ से किसी भी इंडिविजुअल क्यूब या किसी भी इंडिविजुअल स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ प्लस माइनस 15% से ज्यादा वेरी नहीं करेगी। तो एवरेज वाली वैल्यू से 15% से ज्यादा भी नहीं इंडिविजुअल की और 15% से कम भी नहीं होगी। हो ही नहीं सकता ना, आप खुद ही सोचो। जब कंक्रीट ही सेम है और उससे क्यूब बना रहे हो तो बेकार आएगी तो सबकी बेकार आएगी स्ट्रेंथ, और अच्छी आएगी तो सबकी अच्छी आएगी। पर आपस में वेरिएशन कैसे आ रहा है? नहीं आ सकता। तो अगर ऐसा होता है तो नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब वो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में फिर इंक्लूड ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेना आगे। बना लिया ना, तो लिख लिया ना। तो सैंपल इज एक्सेप्टेबल ओनली, सैंपल इज एक्सेप्टेबल ओनली if sample is acceptable only if compressive strength of sample is acceptable only if compressive strength of no individual no individual specimen, sample is acceptable only if compressive strength of no individual individual specimen is failing, FAILING, no individual specimen, compressive strength of no individual specimen is failing beyond plus minus failing beyond plus minus 15%, failing beyond plus minus 15% of plus minus 15% of compressive strength, plus minus 15% of compressive strength of sample. Sample is accepted only if compressive strength of no individual specimen is failing beyond plus minus 15% of compressive strength of sample. ठीक है, तो सैंपल जैसे मान लो 3 है हमारे, सॉरी स्पेसिमेन में 3 हमारे, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन है, और जैसे किसी की आ रही है जैसे 32, एक की आ गई 31 और एक की आ गई 28। तो जब इस सैंपल का, ये तो एक पूरा सैंपल हो गया, इसकी जो एवरेज स्ट्रेंथ है उससे प्लस माइनस 15% से ज्यादा वेरिएशन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का नहीं होगा। तो एवरेज जो होगी आपकी वो होगी 32 प्लस 31 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 3। क्या आ रही वैल्यू? हाँ, 33.33। ठीक है, अब प्लस माइनस 15% वाला अगर हम देखेंगे तो उससे प्लस 15% एक रेंज बन जाएगी, इससे प्लस 15% और माइनस 15%। तो क्या होगा 30.33 इंटू 1.15, एक तो ये हो गया, और 13.33 इंटू 0.85। तो इससे कोई वैल्यू आएगी, इससे वैल्यू आएगी 34.87, और इससे तो ये एक रेंज हो गई। इस रेंज से बियॉन्ड किसी भी इंडिविजुअल सैंपल की स्ट्रेंथ नहीं जानी चाहिए। अगर चली जाती है तो आपका वो सैंपल पूरा का पूरा
रिजेक्टेड। अब मान लो किसी की 25 होती, किसी की 25, मतलब सेम एवरेज के लिए, क्योंकि एवरेज तो आ सकता है ना, मैं इसको 25 कर दूं, उसको बढ़ा दूं, इसमें 3 कम करके इसको 3 बढ़ा दूंगा तो एवरेज सेम आ जाएगा। तो उस सेम एवरेज के लिए अब जैसे मान लो ये मैंने 25 कर दिया और उसको कर दिया मैंने कितना 35, तब भी एवरेज सेम आएगा। तो अब देखना ये 25 भी बियॉन्ड जा रहा है और वो 35 भी। तो अगर ऐसा होता है, इतना वेरिएशन आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वालिटी कंट्रोल सही मेंटेन नहीं किया। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल, मतलब ये तो हो गया एक सैंपल के लिए। फिर देखेंगे कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा, लिख रहे हो ये? हाँ लिख लो। क्या कंफ्यूजन है? ये वाला? हाँ, कौन सा वाला? ये वाला ना, ±15% का वेरिएशन देख रहे हैं एवरेज से। तो एवरेज से 15% ज्यादा और 15% कम, तो वो रेंज ही तो निकाली। 15% ज्यादा के लिए क्या करूंगा मैं, 1.15 से मल्टीप्लाई, और 15% लेस का मतलब क्या हो गया, मतलब 85, वो किया। तो एक रेंज आ गई, इस रेंज से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो मेरे से पूछ लो यार, वो तो उस दिन काम आएगा जिस दिन मेरा मन नहीं होगा पढ़ाने का, मैं तेरे को बोल दूंगा भाई, हाँ मैं बता दूंगा। तो मुझसे पूछ लिया करो, मुझे देती है कोचिंग पैसा, ठीक है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ डाउट ही क्लियर नहीं करके गया मैं क्लास से। और अगर वो ज्यादा डाउट क्लियर करने लग गया तो मुझसे पैसे मांगेगा कि सर आपके आपके डाउट तो मैं क्लियर कर रहा हूं, पैसे दो। नहीं मांगेगा? ठीक है, तो वो मतलब अपॉइंटेड है मेरा उत्तराधिकारी, मेरी गैर मौजूदगी में उससे पूछ लो। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट नहीं है ना इसमें कंफ्यूजन तो? +15%, -15%, ऐसे लिख लो अगर कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट देखेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट। कौन सी सैंपलिंग? वो वही लिखा रहा हूं मैं अभी, कंक्रीट के लिए है वो। सैंपल तो देख लिया कि ऐसे एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे, अब कंक्रीट को कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है वो अब आएगा, जो आप कह रहे हो ना ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, ये ठीक है। तो इसके 2 क्राइटेरिया हैं। पहले तो क्या था, M15 तक के लिए अलग था, फिर उसके आगे के लिए अलग था, लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया 4th वाला, उसमें एक ही कर दिया। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट वाला क्लोज है। तो एवरेज ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग 4 consecutive नॉन ओवरलैपिंग एवरेज, और यहां पर स्ट्रेंथ भी लिख लेना, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 4 consecutive नॉन ओवरलैपिंग सैंपल्स should always be greater than or should not be less than FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 3, और इनमें से जो वैल्यू आपकी आएगी मैक्सिमम। एक तो ये क्राइटेरिया है कि एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग, जैसे 1 से गिनती चालू हुई 8 तक, तो शुरू के 4 बाद के 4। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 3 4 5 का एवरेज ले लिया फिर वापस से आप 5 से चालू हो गए, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो 4 सैंपल लोगे आप जो कि
उनकी एवरेज स्ट्रेंथ आप निकालोगे जिसमें से ओवरलैप आपका कोई सा नहीं करेगा। तो वो जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो इन दो चीजों के मैक्सिमम से हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो वो क्या होगा, एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन, और एफ सी के प्लस 3। तो ये ऐसा क्यों लिखा है, देखो एफ सी के स्ट्रेंथ को हमने डिफाइन किया था तो वो क्या थी कि 5% की उससे कम आएगी, 95% की उससे क्या आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए। तो एवरेज जो आएगा आपके सैंपल्स का तो वो एफसीके से तो ज्यादा ही होना चाहिए ना। तो कितना ज्यादा होना चाहिए, तो इन दोनों के मैक्सिमम से ज्यादा। अगर कम हो जाता है तो हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। अब दूसरा क्राइटेरिया है कम वाले से कि 5 की कम आ सकती है, इतना हमने अलाउ कर दिया, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि कितनी भी कम हो जाए। तो किसी भी एक इंडिविजुअल सैंपल की जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो किसी भी हालत में एफसीके -3 से कम नहीं होगी। मतलब कम होने का मतलब ये नहीं है कि एफसीके आपकी है 30 और आपकी किसी की मतलब 27 से कम भी किसी की नहीं आनी चाहिए। मतलब वो जो 5% की रेंज में जो आपके फेल होने वाले होंगे ना सैंपल्स, उनकी स्ट्रेंथ को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पता चले 20 ही आ रही है, तो वो भी अलाउ नहीं है। तो कितना कम नहीं होना चाहिए, एफसीके -3। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव सैंपल आप लोगे नॉन ओवरलैपिंग, उनका एक तो एवरेज निकालोगे, सैंपल का एवरेज, फिर उसका टोटल का एवरेज। सैंपल का एवरेज तो अभी निकाला, ऐसे 4 ले लिया, फिर उनका एवरेज ले लिया। वो जो एवरेज है वो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा होगी। तो ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि एफसी के तो वो वाली स्ट्रेंथ है जिस पर सिर्फ 5% की कम आती है, 95% की उससे ज्यादा होती है, तो ज्यादा इस हिसाब से होगी। और फिर इंडिविजुअल सैंपल की स्ट्रेंथ पर भी कमेंट है कि उसकी स्ट्रेंथ भी किसी भी हालत में एफसी के -3 से कम नहीं होगी। तो ये 2 क्राइटेरिया। तो कम वाला समझ में आ गया ना कि इतना कम भी नहीं जाना, क्योंकि कैसे आ सकती है, मतलब आप खुद ही समझो, सेम मिक्स अगर आएगी स्ट्रेंथ तो सबकी कम आएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्राइटेरिया। फिर दूसरा वाला क्राइटेरिया हम लिखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ नो इंडिविजुअल sample should be less than एक तो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल सैंपल की स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होगी, और जब आप एवरेज ले रहे हो तो इन दोनों के मैक्सिमम से ज़्यादा जरूर होगी। और वो सैंपल यहाँ तक तभी पहुंचेगा जब वो वाला क्राइटेरिया पास करेगा, पता चले वो वही फेल हो रहा है तो उसको फिर उसको इस कैलकुलेशन में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है कि आपने सैंपल सही तरीके से नहीं बनाया। कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी, so no standard sample should not be, not भी आएगा यहाँ। शुड नोट ही आएगा, है ना। हाँ, ओवरलैपिंग का मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि जब आप एवरेज लोगे, जैसे आपने बर्फ आ रही है, जैसे आपके 8 7 ले लो आप, तो 1 2 3 4 वो एक एवरेज हो गया। फिर अब अगला एवरेज चालू करना 5 से, एवरेज ओवरलैप नहीं होना चाहिए, नहीं करेंगे फिर वो 3 का ही लेंगे। हाँ, एक बार में एक ही लेना है, ये है। 8 हो गया तो फिर तो हो सकता है आपके पास, हाँ 9 हो गया तो फिर एक ही है, 4 4 के सेट बन गए, फिर एक बच गया। मतलब जैसे 8 है तो शुरू के 4 बाद के 4, 7 है तो स्टार्टिंग के 4 बाद के 3 ही रहेंगे। फिर ऐसा नहीं कि आप 4 के लिए एक इधर से ओवरलैप कर दोगे। 9 हो गया तो स्टार्टिंग के 4 बाद के 4 फिर एक ऐसे। तो अब लास्ट वाला जो टॉपिक बचा है इस मटेरियल प्रॉपर्टी में वो है रीइंफोर्सिंग स्टील।